हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी फटाफट जुड़ जाइए इस सेशन में। हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आप लोग को हो जाएगा 8th लेक्चर, ठीक है। ये आपका 8th लेक्चर हो जाएगा। इससे पहले 7th लेक्चर आ चुका आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को एक बार देखिए, देन इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा फोर्स सिस्टम एंड उसका ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बहुत पहले से डिस्कस कर रहा था, दैट इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। एंड इस थ्योरम को पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। कुछ न्यूमेरिकल टाइप लगाएंगे, कुछ थ्योरेटिकल टाइप लगाएंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस एजे एग्जाम्स में पूछा गया, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि फोर्स सिस्टम जो हम लोग पढ़े उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इससे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी हम लोग न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन लगा चुके हैं, बट आज हम लोग लगाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और जैसा मैं प्रीवियस लेक्चर में कहा था, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, दैट इज योर फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। एंड प्लीज़ आप लोग शेयर किया कीजिए सेशन को। स्टार्ट जब होता है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ उस टाइम फटाफट आप एक बार शेयर जरूर किया कर दीजिए, ठीक है। बस मैं आप लोग से इतना ही मांगता हूँ, आप लोग लाइक करो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, उससे क्या होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि आप लाइक कर लीजिएगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा या फिर यूट्यूब मुझे ज़्यादा पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक करने से वैसे ही सारे कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है और मैं आपको फ्री में टोटल दूंगा, बट आप लोग मोटिवेशन के लिए। हमारा मोटिवेशन क्या मिलता है कि आप लोग जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो कि सर अच्छा पढ़ाएं, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है। वही हमें बूस्ट देता है कि आप लोग के लिए और कंटेंट लाए और इसी तरह आप लोग को और मेहनत करके पढ़ाए। तो उसी के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और साथ में मिलकर देखे तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि चलो भाई, जो चीज़ मैं बनाया हूँ इतना मेहनत से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच रहा है, राइट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यानी कि लास्ट हम लोग का लेक्चर हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, नहीं जो टॉपिक हम लोग का चल रहा फोर्स सिस्टम, उसका लास्ट लेक्चर। तो याद होगा अभी तक हम लोग कितना थ्योरी पढ़ चुके हैं। बहुत सारा थ्योरी हम लोग पढ़े थे जिससे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारा अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में मेरा फोर्स है, फोर्स से इफेक्ट देखते हैं। तो मेरा अलग अलग फोर्सेस रहता है, अलग अलग नेचर रहता है, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। कभी कभी मेरा पॉइंट से, एक पॉइंट से ढेर सारा फोर्स निकलता है। उस टाइम पे हम लोग अलग अलग थ्योरम का यूज करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। यानी कहने का मतलब है नॉन पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस का तो जोड़ के घटा के हम लोग ला सकते हैं, लेकिन जो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है, खासकर एक पॉइंट से जो मेरा निकलता है ढेर सारा फोर्सेस, वो सभी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अलग अलग थ्योरम का यूज करते हैं। लाइक लेमिस थ्योरम हो गया, इसके अलावा हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ, वो तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल बोल सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कुछ थ्योरम पढ़े हैं और आज एक थ्योरम बचा हुआ है, दैट इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ थ्योरम। अब आपसे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए, जो मुझे भी लगता होना चाहिए था। क्या है वो? सर पॉलीगन लॉ ऑफ थ्योरम, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे और ये क्या डिफरेंस है, जो हम लोग अभी तक थ्योरम पढ़े उससे क्या डिफरेंस है। वैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं थोड़ा सा लास्ट में बताया था 1 मिनट में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरा 2 से ज़्यादा फोर्स है, लाइक 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, उस टाइम पे हम लोग कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर एक पॉइंट से कंकरेंट पॉइंट है और कंकरेंट पॉइंट है और फोर्स है, चूंकि फोर्स मेरा कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, जैसे 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन का ढेर सारा फोर्स लग रहा है और एक डायरेक्शन पे जाएगा। तो अगर एक पॉइंट से ढेर सारा फोर्स निकल रहा है जो 2 से ज़्यादा होगा, तब उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ के बारे में इस थ्योरम में, इस लॉ में बताया गया है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इससे जितने हम लोग थ्योरम पढ़े हैं वो कितने फोर्स के लिए था, तो 2 फोर्स के लिए था। याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या करते थे, एक पॉइंट से मेरा 3 फोर्स निकलता था, उसको हम लोग ट्रायंगल से शो करते थे, ट्रायंगल बना के शो करते थे, जिसमें जो भी फोर्स मेरा रहता था वो मेरा साइड ऑफ द ट्रायंगल बताता था, मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल फोर्स को दिखाता था, और जो क्लोज करता था वो मेरा रिजल्टेंट देता था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक F1 रहता था, एक F2 रहता था और एक मेरा रिजल्टेंट बेसिकली था, थर्ड फोर्स रिजल्टेंट के तौर पे काम करता था। सेम इसी तरह लेमिस थ्योरम देखे थे, उसमें भी 3 फोर्स था, लेकिन याद होगा आप लोग को, मैं आप लोग को बताया था कि 2 फोर्स होता है, एक बेसिकली रिजल्टेंट ही होता है, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे स्टार्टिंग वाला, आप याद करो, दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम। उसमें क्या था, 2 फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते थे, इस टाइप से एक पैरेललोग्राम बनाते थे, और इसका जो, एक सेकंड, इसका जो मेरा, एक सेकंड,
एंड इसका जो मेरा डायगोनल होता था, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता था वो मेरा क्या देता था, रिजल्टेंट देता था। ये मेरा F1 होता था, ये मेरा F2 होता था, तो ये मेरा रिजल्टेंट देता था। तो हर जगह पे आप देख रहे हो F1 F2, यहाँ भी आपका 2 फोर्स ही है हर जगह पे, तो हर जगह पे आपका 2 फोर्स रहता है, तीसरा मेरा रिजल्टेंट के तौर पे काम करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरा 2 से ज़्यादा फोर्स हुआ, सिर्फ 2 से 3 ही नहीं, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तो हम लोग कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैं शॉर्टकट तौर पे बता देता हूँ कि ये फोर्स कहता क्या है। ये फोर्स सिंपल कहता है कि अगर कंकरेंट फोर्स है, कंकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट से निकल रहा है, कंकरेंट है, और दूसरा चीज़ क्या है, कंकरेंट अगर होगा तो वो मेरा पैरेलल नहीं होगा, नॉन पैरेलल होगा, क्योंकि कंकरेंट है तो एक पॉइंट पे आके सब मिल रहा है, और पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पैरेलल क्या होता है, ये मेरा पैरेलल फोर्सेस होता है। एक सेकंड, पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है मेरा सेम होता है, दिस इज योर पैरेलल, ये मेरा क्या है, पैरेलल फोर्सेस है। एंड अगर इस तरह बोलेंगे ये, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा नॉन पैरेलल, ठीक है, ये मेरा नॉन पैरेलल और ये मेरा पैरेलल। तो मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा, कंकरेंट होगा, और अगर फोर्स है तो फोर्स तो पहले वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। तो अगर मेरा एक पॉइंट से 2 से ज़्यादा मेरा कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस होगा, तो उसको एक पॉलीगन में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और उस पॉलीगन को जो क्लोज करेगा वही रिजल्टेंट देगा। पॉलीगन को जो क्लोज करेगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। और जो फोर्सेस होगा ना, वो उस पॉलीगन का साइड्स होगा, यानी पॉलीगन का जो साइड्स होगा वो फोर्स रहेगा, उसके पैरेलल ही हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके पैरेलल में जो रहेगा फोर्स, उसके फोर्स के पैरेलल ही हम लोग पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, और उस पॉलीगन को जो क्लोज करेगा वो रिजल्टेंट देगा। समझ आया। और मेरा पॉइंट से निकलना चाहिए, एक पॉइंट से फोर्स निकलना चाहिए, यानी कि नॉन पैरेलल, कंकरेंट, कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में ड्रॉ करना चाहिए। ये सभी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। जब मैंने कहा इफ अ नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्स, मैंने कहा था कंकरेंट एक पॉइंट से निकलेगा, ठीक है, मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, अगर एक बॉडी पे जाके मिल रहा है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब बात किया है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का, क्यों सर जी, बिकॉज यू नो दैट कि मेरा फोर्स कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे P2 लिखा गया, मान लो P2 का वैल्यू 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये मेरा मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन देखो, एरो इस तरह करके दिखाया जा रहा है, टेंसाइल लग रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। वाई, बिकॉज इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स मेरा जो होगा वो कंकरेंट होगा, जिसमें कुछ डायरेक्शन होगा और कुछ मैग्नीट्यूड होगा, देन उसको हम लोग साइड्स ऑफ द पॉलीगन में दिखा सकते हैं, साइड्स ऑफ द पॉलीगन में ड्रॉ कर सकते हैं, टेकन इन ऑर्डर द रिजल्टेंट, और उसका जो रिजल्टेंट होगा रिप्रेजेंट बाय दिस क्लोजिंग दी साइड ऑफ द पॉलीगन, और जो उस पॉलीगन को क्लोज करेगा वो उसका रिजल्टेंट देगा, टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट मतलब मैंने याद करो ट्रायंगल लॉ वाला फोर्स, जो एरा जाता है ना उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। अभी हम लोग वैसे देखेंगे यहाँ पे। अब चलो, वैसे मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो बना दिया गया है ताकि आप लोगों को नोट्स में अच्छा मिले नोट्स, लेकिन मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखो क्या बोला सर, ये चीज़ थोड़ा बताइए। मान लेते एक पॉइंट है और कहा गया 2 से ज़्यादा फोर्सेस के बारे में, बिकॉज अभी तक हम लोग 2 फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। तो अब मान लेते एक मेरा यहाँ से ले लिए P2 फोर्स, P1 फोर्स पहले होगा ना, तो ये हो गया मान लो P1, P2, यहाँ से कहीं जा रहा है P3, एंड यहाँ कुछ ऐसे जा रहा है P4। अब देखो ये मेरा P1, P2, P3 एंड P4 है। अब मुझे इसको क्या करना है, आप बताओ। यहाँ पे आप लेमिस थ्योरम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज वो 3 फोर्स के लिए लगता है। क्या यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, कि 2 के लिए लगता है, तो सर अब तो नहीं लगाएंगे। तब यहाँ पे आ जाता पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन मीन्स क्या होता है, पॉली में होता है ढेर सारा, गन मीन साइड। जब ढेर सारा साइड से मिल के बना रहता है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन, मतलब 2 से ज़्यादा साइड से मिल के बना हुआ मेरा है ये आपका शेप, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसको बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अच्छा एंगल का ध्यान रखना, हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे। जैसे यहाँ से ये जो एंगल लेते हैं, मान लो ये हम लोग ले लिए अल्फा, या क्या ले लिया, अल्फा, तो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, इधर का यहाँ तक का अल्फा। एंड अगर बात करेंगे बीटा एंगल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो P जो यहाँ पे P2 फोर्स हो गया, P3 देखो, तो P3 यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो जाएगा, इसको हम लोग ले लो बीटा। हॉरिजॉन्टल से लेंगे, क्यों, क्योंकि जब पॉलीगन बनाओगे तो ये काम करेगा आपका, ठीक है। बीटा हो गया, और बचा आपका गामा, अल्फा बीटा गामा। तो नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग फिर इसी से
आपका हॉरिजेंटल से एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ये वाला, तो दिस इज योर क्या हो जाएगा गामा। हॉरिजेंटल से देखो तीनों फोर्स का लिए, P2 तक लिए, P1 से P2 एक, P1 से लेकर P3 दो, एंड P1 से लेकर P4 तीन, तो तीन एंगल हम लोग यहाँ पे लिए। नाउ अब बारी आता है इसको कैसे सर हम लोग ड्रॉ करेंगे, समझना। मैं इससे पहले भी ट्रायंगल ऑफ फोर्स में बताया था पैरेलली ड्रॉ करते हैं। तो P1 किस डायरेक्शन पे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन पे मैंने इस तरह करके ड्रॉ कर दिया। ये मैंने इस तरह करके ऐसे ड्रॉ, एक सेकेंड, हाँ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज योर, एक सेकंड बीच में हम लोग लेते हैं ताकि समझ आएगा, ये दिस इज योर P1। अब देखो P2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग लेंगे पैरेलली, इसके जस्ट पैरेलली लेंगे तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो दिस इज योर P2। अब देखो P3 कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में लेंगे, कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्या मेरा P3। अब देखो P4 किधर जा रहा है, थोड़ा सा ये बड़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब P4 किधर जा रहा है, देखो नीचे डायरेक्शन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग कुछ इस डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। एक सेकंड हम लोग थोड़ा सा ना इसको अच्छा से बनाए नहीं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं, और मुझे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। डोंट वरी, एक थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, थोड़ा अच्छा से दिखाना आप लोग का है। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैं फिर से ले लेता हूँ, इट्स ओके। डोंट P1 इस डायरेक्शन पे था, P1, P2 मेरा कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा था, ठीक है, तो दिस इज योर P2, P3 मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा था, कुछ हो गया मेरा P3, एंड P4 मेरा इधर आ रहा था, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे कुछ थोड़ा नीचे आ रहा था, ऐसे कुछ, तो दिस इज योर P4 हो गया। एंड अब बचा सर जी यहाँ से मेरा 4 ही फोर्स था, तो क्लोज कैसे करेगा, मैंने कहा था ना जो क्लोज करेगा ना वो उसका रिजल्टेंट देगा। अब यहाँ पे जो क्लोज कर रहा है ना वो रिजल्टेंट देगा, जैसे इसको जो इस तरह करके क्लोज कर रहा है वो मेरा रिजल्टेंट देगा, और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। आप सभी का देखो, सभी का एरो किस डायरेक्शन पे जा रहा था, इस डायरेक्शन पे जा रहा था, ऐसे देखो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा था, सब का सब जो एरो है ऐसे घूम जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्टेंट है, तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हम लोग देंगे। क्या देंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, और यही मेरा इसको क्लोज किया और क्लोज किया, और यही मेरा रिजल्टेंट देगा। अब बारी रहा एंगल्स का, जो मैंने कहा था अल्फा बीटा गामा हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, सेम यहाँ पे देखो उसी तरह करेंगे। अगर मैं बात करूँगी यहाँ से अल्फा का, तो रेड से मैंने कहा था ना, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, याद करो अल्फा किसके बीच में था, P2 और P1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या P1 और P2 है, तो यहाँ पे कहीं अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। बीटा कहाँ था, P2 और P3 के बीच में था, लेकिन नहीं हॉरिजॉन्टल से लिए थे, सॉरी, ये आपका था P1 एंड P3 के बीच में था बीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग लेंगे बीटा, तो ब्लू से था, तो बीटा आपका पूरा का पूरा ये चल जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बीटा हो गया यहाँ से, ठीक है, बीटा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। एंड बचा आपका क्या, गामा लिए थे P4 के लिए, तो देखो यहाँ से P4 के लिए गामा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा को घूम जाएगा यहाँ तक, दिस इज योर आपका गामा। समझ आया, सब हम लोग हॉरिजॉन्टल से एंगल लिए, तीनों फोर्स को लिए, तो इस तरीके से आपको एंगल पता चल जाएगा। क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमको अंदर का इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा। ये जो भी रहेगा अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये 180 में इसको हम लोग पूरा, अगर 180 हो जाएगा तो उसमें से घटा के इंटीरियर एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं, यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा, ये हो जाएगा क्या 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि कितना ये एंगल होगा, तो ये भी पता चल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मुझे ये वाला पता चल जाएगा, 360 में घटाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ड्रॉ यहाँ पे करेंगे। तो इस पेज का काम होता है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं बैक में। सेम यहाँ पे वही चीज़ करा गया है जो मैंने अभी जस्ट करा। देखो यहाँ से एक मेरे यहाँ एक पॉइंट से निकल रहा है, चूंकि है कनकरेंट तो एक पॉइंट से निकलेगा, नॉन पैरेलल तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। और मेरा क्या है, एक मेरा डायरेक्शन पे जा रहा, कोई ना कोई डायरेक्शन जा रहा, कुछ मैग्नीट्यूड है, P1 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ऐसे है, तो P1 P2 P3 एंड P4 सेम उसी तरह। देखो P1 के पैरेलल ये है मेरा, ये मेरा P2 के पैरेलल है मेरा यहाँ पे, ये मेरा P3 के पैरेलल है। चलो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो है बेटर से समझ आओ। ये देखो P1 हो गया, P2 देख लो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा P1 इधर जा रहा है, P2 तो P1 इधर गया। देखो सब पैरेलल है कि नहीं, खाली इसका ध्यान देना। ये P3 इधर जा रहा है, तो क्या इसी डायरेक्शन पे है P3, बिल्कुल है।
और बात करेंगे हम लोग यहाँ से ले लेंगे आपका P4 इस डायरेक्शन पे जा रहा था, देखो P1 P4 इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। सब एकदम एक जैसा पैरेलल था। देखो यहाँ पे ये सीधा गया तो ये भी आपका सीधा गया, ये रेड वाला इधर गया तो ये भी आपका इधर गया, ग्रीन ऐसे गया तो ये भी इससे गया, दोनों पैरेलल है। और ये रेड जा रहा है, ये तो सब पैरेलली ड्रॉ करेंगे। और जो इसको क्लोज कर रहा है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है इसका रिजल्टेंट। और एरो भी देख लो, रिजल्टेंट का एरो जस्ट हम लोग अपोजिट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, अपोजिट ड्रॉ किए इस डायरेक्शन के, सब मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा था। समझ आया बस। और एंगल जैसे मैंने कहा था, देखो ये अल्फा लिए हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ लिए अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा और हॉरिजॉन्टल के साथ गामा। तो सेम यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ सारा एंगल निकल जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा और हॉरिजॉन्टल के साथ गामा, तो सभी एंगल भी मुझे पता चल गया, रिजल्टेंट भी मुझे पता चल गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फॉर मोर देन 3 फोर्सेस और मोर देन 2 फोर्सेस। समझ आया कि आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस के थ्रू हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं अगर मेरा एक पॉइंट से 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो। समझ आया। चलिए, तो ये है मेरा लास्ट लॉ जो आप लोग को बताना था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम MCQ क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस AEJ एग्जाम से पूछा गया। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लगाइए यहाँ से। ये आपको पूछा गया था CGPSC 16 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है। ए में पूछा गया क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ए ही बोला गया। चलिए भाई, असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है, लगाइए। अगर ये लगा लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आप हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 ऑफ द 3 कंकरेंट फोर्स इज इक्विलिब्रियम। अगर बोल रहा था 3 में से, देखो बोल रहा 3 फोर्सेस में से 2 फोर्स जो होता है वो मेरा इक्विलिब्रियम हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एक मैग्नीट्यूड का है। मान लो P1 है तो वो भी P2, या फिर 10-10 न्यूटन का दोनों है 3 में से, तो याद करो एक तो रिजल्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पे P1 और P2, P और Q दोनों सेम वैल्यू है। तो आपको बोल रहा है, और उसका दे दिया मैग्नीट्यूड भी P है, एंड एंगल दे दिया अल्फा, दोनों के बीच में एंगल है। तो आपको बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स। तो बेसिकली यहाँ जो थर्ड फोर्स बोल रहा ना, वो और कुछ नहीं, रिजल्टेंट का बात कर रहा है कि अगर मेरा 2 फोर्स जिसका वैल्यू मेरा सेम है, एक सेकंड क्या हो गया, 2 वैल्यू है जिसका, 2 फोर्सेस है जिसका वैल्यू सेम है, तो आप पता करो रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन मेरा सिंपल ये कह रहा है, वेट अ मिनट, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा, 2 ऑफ 3 फोर्सेस। तो देखो मान लेते हैं कि एक मेरा फोर्स इस तरह लेते थे ना हम लोग, एक P लेते थे और एक मेरा Q लेते थे, ऐसे करके मेरा Q हो जाता है, P एंड Q ले लिए। लेकिन ये बोल रहा है क्या कि 2 ऑफ 3 फोर्सेस हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ P, मतलब दोनों का P है, तो यहाँ पे Q के जगह में भी हम लोग P ही लेंगे। तो अगर ये P है तो ये भी P है, यही बोल रहा है। तो आपको बोल रहा है कि अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट अगर मान लो कहीं बीच में मेरा रिजल्टेंट आता तो क्या होगा, एंड कहा गया था एंगल अल्फा लेना है बिटवीन देम, 2 फोर्सेस के बीच में, यानी कि चलो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इसके बीच का एंगल क्या लेना है यहाँ पे भाई, अल्फा लेना। तो चलो मैं पहले तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि यू नो दैट रिजल्टेंट के साथ बनता है उसको क्या होता है, वो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट होता है, वो नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के साथ हॉरिजॉन्टल या फिर किसी के साथ जो एंगल बनाता है वो अलग चीज़ होता है, जिसको फाई से हम लोग लेते थे, वो नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्सेस के बीच का एंगल दिया गया। तो आपको सिंपल कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स, यानी थर्ड फोर्स आर का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा, वैल्यू फाइंड आउट करो। रिजल्टेंट सिंपल फाइंड आउट करने बोला। यू नो दैट रिजल्टेंट क्या होता है, क्या होता है सर जी, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। यू नो दैट, हम लोग तो बहुत बार इसको बना चुके हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ करो भाई साहब, P² रूट अंडर प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अब देखो ये सभी आप लोग को बनाना चाहिए खुद से, लेकिन मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है, बिकॉज सभी चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना, P के जगह में P इक्वल टू Q दोनों साथ में ले लेना, ठीक है। तो इसको भी P मान लेना। तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, रूट अंडर आ जाएगा मेरा P² प्लस आ जाएगा P² प्लस आ जाएगा 2P का स्क्वायर, और cos थीटा के जगह में क्या लिया गया, यहाँ पे अल्फा लेना है। क्या लेना, थीटा के जगह में अल्फा लेना है। तो ठीक है, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, राइट, ओके। तो नाउ वी कैन डू इट, आर इक्वल, एक सेकंड, हाँ इसको मुझे नेक्स्ट पेज में ले जाना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको मैं कट करके नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, है ना, बेटर तरीके से समझ आएगा। ओके, तो ये बस इसको सॉल्यूशन करना है, मैथमेटिक्स आना चाहिए बस। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ ना, R² इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ पे P² तो 2P² कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2P² cos अल्फा। फिर से एक चीज़ नज़र आ रहा है सर जी, यहाँ पे जो है 2P² को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो, R² इक्वल टू
2p² को मैं कॉमन ले तो 1 प्लस आ जाता है यहाँ पे क्या, कॉस अल्फा। क्या आ गया मेरा, 1 प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा आ गया। एक मेरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का लॉ। वो लॉ क्या कहता है कि हम लोग पुट्स कर सकते हैं r² इक्वल टू 2p²। 1 प्लस कॉस अल्फा को मिल ही सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है। ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। अब ये चीज़ यूज़ किए, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, सॉल्यूशन हो गया। अब इस r को हटाओ, स्क्वायर को, और यहाँ पे रूट अंडर चढ़ा दो, तो किस में चल जाएगा, 2p² अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देखो पहली बात, ये 2 रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 तो 2 ही चढ़ जाएगा, है ना। एक सेकंड, क्या यहाँ पे कोई जो है वो गड़बड़ी हुआ है क्या, p², 2p², ओके, नहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटू कर देते हैं। पहली बात तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इंटू कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, इसके साथ इसको इंटू कर दे रहे हैं, तो 2 2 जा हो जाएगा 4, मेरा क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4p² एंड 4p² हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और रूट अंडर। बस अब इसको ब्रेक कर देना, 4 अगर बाहर आ जाएगा तो यू नो दैट रूट 4 का क्या हो जाता है, 2 का होल स्क्वायर का रूट 2, तो यहाँ से बचेगा ओनली क्या, यहाँ से बचेगा ओनली 2। तो चलो मैं इसको तो 2 लिख देता हूँ, ये समझ आया ना। 4 का तो रूट सभी को पता ही है 2 होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, 2 का होल स्क्वायर और अंदर, तो ये से कट जाता है, तो इसीलिए बचेगा ओनली क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो 4 का तो ओनली 2 आ जाएगा बाहर, चलिए ठीक है, इसका तो 2 आ गया, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, एंड p² रूट अंडर p² करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ओनली भी यहाँ भी p बचने वाला है। क्या बचेगा यहाँ पे, p, तो ये भी आ जाएगा मेरा क्या, 2p आ गया। एंड देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी रूट अंडर रहेगा, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या, कॉस अल्फा बाई 2। तो बस आंसर आ गया, यहाँ से सबको ब्रेक डाउन करके आपको मैं बता दिया, कॉस अल्फा बाई 2, तो ये आ गया r इक्वल टू, रिजल्टेंट का वैल्यू मेरा ये निकल जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ आया कैसे किए कि नहीं, समझ आया होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं आप लोग को दूंगा कुछ क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है यहाँ पे के लिए मैं क्वेश्चन जो लिखा हूँ, ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिखा हूँ ताकि जैसा मैं क्वेश्चन बनाया हूँ वो सभी आप लोग को मिले। इस क्वेश्चन को लगाई, कहाँ गया क्या यहाँ पे, मैक्सिमम फोर्स, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, द मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट ऑन अ कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड क्या होता है, देखो ये मेरा होता है पिस्टन, यहाँ पे लगा रहता है मेरा सिलेंडर, और ये रहता है मेरा कनेक्टिंग रड, ठीक है। ये आपको पता है, ये मेरा सिलेंडर है, ये मेरा पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन, और ये मेरा कनेक्टिंग रड। तो बोल रहा कि मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट ऑन अ कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड में मैक्सिमम फोर्स जो रेसिप्रोकेट करता है, ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे मोशन करता है, ऊपर नीचे। तो किसके चलते वो मैक्सिमम फोर्स मेरा कनेक्टिंग रड रहता है, तो यू नो दैट उसमें क्या रहता है भाई, फ्यूल हम लोग डालते हैं, और फ्यूल में कंप्रेशन, यू नो दैट 4 आपका होता है, कंप्रेशन होता है, सबसे पहले कंप्रेशन होता है, फ्यूल उसमें इंजेक्ट किया जाता है, फिर पहले आपका क्या होता है, सक्शन होता है, सक करता है। समझो मेरी बात, अगर मैं 4 स्ट्रोक आपको दिखाऊं ना, चलो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। 4 स्ट्रोक होता है, उसमें कौन कौन सा स्ट्रोक होता है समझना। ये इस तरह करके मैं 4 स्ट्रोक यहाँ पे बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ये मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा आईसी इंजन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये मेरा ऊपर में अभी है, ये क्या किया अभी यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, पहले सक्शन किया, सक किया, फिर कंप्रेशन किया, ये नीचे आ गया, तो हाई कंप्रेस यहाँ पे आ गया, फ्यूल जो इंजेक्ट किया। जैसे पेट्रोल इंजन का बात करो तो पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, फ्यूल के तौर पे एयर लेता है, एयर प्लस ऑयल लेता है, ठीक है, एयर पेट्रोल। आपको पता होना चाहिए कि जो डीजल इंजन होता है उसमें सिर्फ जब इंजेक्ट करता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर लेता है, बाद में जब पावर मिलता है उस टाइम पे डीजल छिड़क जाता है, जिसके चलते वो आग लगता है और वहाँ पे पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एयर और पेट्रोल दोनों लेता है, और वहाँ जाने के बाद पावर स्ट्रोक में सिर्फ स्पार्क प्लग, जो गाड़ी हम लोग स्पार्क प्लग होता है ना, उससे आग लगाता है। लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर लेता है। पेट्रोल ही हम लोग हाई प्रेशर में जो एयर होता है ना, उसमें पेट्रोल छिड़कता है, तब जाके वो आग लगता है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे बस समझो, यहाँ सक किया, सक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिल गया तो ये बाहर निकल जाता है। तब यहाँ से फिर से जो एंट्री लिया था वहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होता है, उस एग्जॉस्ट वाल्व से फोर्थ वाले में बाहर निकल जाता है, जो धुआं रहता है, स्मोक रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो सक्शन, कंप्रेशन, या ये पावर होता है, ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, 4 आपका
स्ट्रोक होता है। कहने का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो प्रेशर लग रहा है वो एयर प्रेशर के चलते लग रहा है। तो यहाँ पे देखो जो बोला गया ना, मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। ये बोला गया फोर्स ड्यू टू इनर्शिया पिस्टन, बिल्कुल नहीं। जितना मेरा लगता है गैस प्रेशर उससे ज़्यादा किसी का नहीं लगता, क्योंकि आप समझो ना, यहाँ पे देखो जब यहाँ रहता है मेरा, ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कराएं। इंजेक्ट क्या किए, यहाँ पे मैंने इंजेक्ट किया आपका, यहाँ पे पेट्रोल इस तरह करके इंजेक्ट कर दिए। एक सेकंड हाँ, मैंने क्या करा यहाँ पे, इस तरह करके पेट्रोल, ये मेरा क्या मान लो रेड कलर पेट्रोल है, और प्लस मैंने एयर इंजेक्ट करा। क्या किया, पेट्रोल एयर, क्योंकि पेट्रोल इंजन का मैं बात करूँ तो पेट्रोल में फ्यूल जो होता है वो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो ये इंजेक्ट करा। अब इसके बाद ये हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करता है, तो कंप्रेशन, ये सक्शन किया फिर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन करेगा ना, तो इतना छोटा एरिया में पेट्रोल आके दब गया पूरा का पूरा, तो हाई प्रेशर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पिस्टन पे लोड पड़ा है वो किसके चलते पड़ा, ये रेड और ग्रीन मतलब एयर और पेट्रोल के चलते यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है। कहाँ पे, इस तरह से समझो, यहाँ पे ये इस तरह करके पिस्टन को लोड पड़ेगा, इस एयर के चलते पिस्टन को धकेलेगा, लेकिन जबरदस्ती हाई प्रेशर लगाएगा और सब करेगा। फिर यहाँ पे इस जगह पे क्या किया जाता है, स्पार्क प्लग, यहाँ पे स्पार्क प्लग रहता है, और ये स्पार्क प्लग जैसे हम लोग दबाते हैं गाड़ी में, जैसे बाइक में, तो उसमें क्या करता है, स्पार्क हल्का सा देता है, तो इतना हाई प्रेशर में रहता है एयर और पेट्रोल को, वहाँ आग लग जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आग लगता है। यहाँ पे पावर स्ट्रोक मुझे मिल जाता है फाइनली, इस तरह यहाँ से क्या मिल जाता है, पावर मुझे मिल जाता है। उसके बाद आपका जो पिस्टन रहता है, सॉरी आपका जो दैट जो कनेक्टिंग रड वो घूमने लगता है, ठीक है, और यहाँ से आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एग्जॉस्ट लास्ट में, फिर ये बाहर ऊपर चल जाता है, तो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है, जलने के बाद धुआं फिर निकलता है। तो ये 4 स्ट्रोक होता है। तो बेसिकली जो प्रेशर मेरा पिस्टन पे लग रहा है वो किसके चलते लग रहा है, एयर प्रेशर के चलते, गैस प्रेशर के चलते, ठीक है। चलो समझ आए मेरी बात। चलिए, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बोलेगे सर जी ये तो मैकेनिक्स का कोई बात ही नहीं हुआ, तो डियर मैकेनिक्स का बात नहीं, बट यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर ना, तो आपको आईसी इंजन भी पढ़ना है, तो आपको कनेक्ट कर सकता है। भले आप अभी अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वो चीज़ नहीं समझ आए तो डोंट वरी, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग को जब एग्जाम दीजिएगा तो सभी सब्जेक्ट पढ़ के जाइएगा ना, तो आपको पूछेगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा इसको देख के डर जाएगा, लेकिन ये 2 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। कहा क्या गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टिंग टॉर्क, आपको टॉर्क फाइंड आउट करना। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग फिगर। आपको बोल दिया गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। यहाँ बेसिकली है क्या, ये समझो, ये मेरा एक लिंक है या एक बार है, एक लिंक है जो कि पिन जॉइंट से कनेक्टेड है। ये मेरा क्या है, एक पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, पिन जॉइंट से ये कनेक्टेड है, और एक लिंक के अबाउट ये टर्न कर रहा है, ये घूम रहा है। लिंक अबाउट क्या रहा है, ये मेरा घूम रहा है, लिंक के अबाउट ही घूम रहा। मतलब समझो मेरी बात कुछ इस तरह से, मेरी तरफ देखिए, ये इस तरह करके कुछ है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एक मेरा आपको बोल दिया गया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब घूम रहा है लेकिन अभी इस तरह करके है, तो आपको यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मान लो इसके एंड पॉइंट पे एक फोर्स कुछ लग रहा है, तो आपको बोलेगा यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो बताओ इस पॉइंट पे कितना टॉर्क होने वाला है। तो सिंपल ये कहा गया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए सिर्फ ये चीज़ कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, टॉर्क होता है मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो चलो इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं इस तरह करके है, और यहाँ से मेरा एक लिंक है, और यहाँ से मेरा यहाँ पे फोर्स कुछ लग रहा है, कितना का 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये मेरा फोर्स है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए, और तो ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे नहीं मिल रहा, तो इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक फोर्स मेरा इधर जाएगा, एक सेकेंड, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक मेरा इधर जाएगा और एक मेरा इधर जाएगा, इन दोनों इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसलिए एंगल यहाँ पे थीटा दिया गया है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, कितना का 30 का बना रहा है। तो यहाँ पे देखो अब ये जो है आपका बना रहा है 30 के साथ, ये 30 के साथ यहाँ बना रहा है, 30 के साथ बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ cos 30, एफ के जगह में 20 लेंगे, है ना, 20 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड ब्लैक से ही दिखाता हूँ इसको, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 20 cos 30, और इधर वाला कितना आ जाएगा 20
साइन 30, बस हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोग को? बिल्कुल नजर आ रहा, क्योंकि इसको इसका डिस्टेंस भी दे दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लिंक का या बार का इतना है। अब देखो फोर्स ये इधर लग रहा है, देखो यहाँ से ध्यान देना, ये फोर्स यहाँ लगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो देखो नहीं हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया ना 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? दिस इज योर 20 साइन 30, तो बस हो गया। और क्या है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स मेरा कितना लग रहा है? 20 साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया गया यहाँ से ले यहाँ तक 30, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटू 30। सेंटीमीटर में ये आंसर है तो सेंटीमीटर में आंसर, तो 20 इंटू डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो यू विल गेट 300। न्यूटन सेंटीमीटर है तो न्यूटन सेंटीमीटर में आंसर आपका आ जाएगा। समझ आया? कुछ नहीं किया आप, सिर्फ ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर जी आपने यही फोर्स क्यों लिया, नीचे वाला क्यों लिया, इधर वाला क्यों लिया, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब भी टॉर्क कब लगता है, इस तरह करके कोई बार है यहाँ पे, अगर मेरा इस तरह करके लग रहा है, कोई इस तरह करके लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स मेरा मान लो आउटसाइड ही लग रहा है, इस तरह जा रहा है, तो ये फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो इसके लिए मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा इस डायरेक्शन पे फोर्स और इस डायरेक्शन पे फोर्स, तब जाके फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये वाला फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ही नहीं रहा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर 90 डिग्री में जाना चाहिए। तो जब इसको मैंने फाइंड आउट करा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे यहाँ मिल गया, इसलिए क्योंकि ये तो उसी लाइन पे अब एक्सिस में है ना, तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ही नहीं, मतलब 90 डिग्री दोनों में बनना चाहिए, फोर्स के बीच में और डिस्टेंस के बीच में 90, तो यहाँ 90 इसमें बना नहीं, इसलिए इस वाले को मैंने लिया। ठीक है, तो चलो अब बोलेंगे सर इतना आपने टाइम क्यों लिया? बाबू आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइम लिया, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने करता भाई इसको यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, 20 साइन एंगल कितना आ रहा 30 है, तो ये 30 बना रहा था, इसके साथ 30 बना रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 इंटू 30, बस आंसर आ गया। समझ आए? तो इस तरह से आप जितना शॉर्ट हो सके बनाना, बट समझने की जब बारी आए तो आप लोग को बच्चा जैसे समझना है। ठीक है, क्योंकि यही काम आएगा आप लोग को जब समझिएगा। तो चलिए आंसर हम लोग देख लिए इसके, बात करते हैं। देखो ये लेमिस थ्योरम से आप लोग को देख के लग रहा बन जाएगा, कहीं कहीं देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन को कितना मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कितना करता है। ये देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको आरपीएससी। देखो मैं अधिकतर जो एक ही क्वेश्चन उठाया हूँ, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री एंड बॉयलर के लिए पूछा गया 2016 पे। क्वेश्चन में देखो कितना क्या नहीं दिया गया है, बोला गया 2 आइडेंटिकल ट्रस है। ठीक है, ये मेरा ए और बी ट्रस है, आइडेंटिकल ट्रस है जो कि सपोर्ट और लोड, ठीक है, लोड को एक सपोर्ट कर इस तरह वायर से खींचा गया है, कितना 10 न्यूटन लोड को 2 ट्रस से खींच रखा है। ठीक है, ओके, तो बोला 2 आइडेंटिकल ट्रस सपोर्टेड अ लोड ऑफ 100 न्यूटन एज शोन इन फिगर, द लेंथ ऑफ ईच ट्रस इज दिस मच। मतलब यहाँ पे लेंथ दे दिया गया ट्रस का 0.1 है। ठीक है सर जी, और कहा गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना दिया गया है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना दिया। क्या इस सबका कोई मतलब है लेंथ का, एरिया का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का? अब डायरेक्ट देखोगे यू नो दैट सर जी मैंने लेमिस थ्योरम तो पढ़ा हूँ, और लेमिस थ्योरम से इसको देखो मेरा एक फोर्स दिया गया है ना, और ये मेरा क्या दिया गया है, इसको हम लोग इसको रेजोल्यूशन से भी बना सकते हैं, लेमिस थ्योरम से ही बना सकते हैं। क्या इसको रिजोल्व नहीं कर सकते हैं? 30 को मैं इधर से रिजोल्व करूंगा, एक सेकंड ना, एक मैंने इधर से रिजोल्व करा, एक मैंने इधर से रिजोल्व करा, दोनों तरह से हम लोग फोर्स को आराम तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। इधर वाला ये जो भी मान लो ए दिया गया है ना, तो ये आपका ए आ जाएगा, इधर जाएगा तो cos 30 आ जाएगा, इधर sin 30 आ जाएगा। सेम इसके लिए भी होगा, तो उस तरीके से सम आप वर्टिकल लेंगे 100 न्यूटन इक्वल टू दिस मच, उससे मेरा निकल सकता है, और लेमिस थ्योरम से भी निकल सकता है। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ आप लोग को, इसको मैं बना के आप लोग को वैल्यू में एक बार चेक कर लेता हूँ बस, है ना। 30, 30 एंड 100 दिया गया है। चलिए ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो क्या था मेरा, एक फोर्स था इस टाइप से, एक सेकंड, 1 2 एंड मेरा 3, यहाँ पे कुछ मेरा एक टेंशन जा रहा था। अच्छा और एक चीज़ देखो ध्यान से, ये मेरा टेंशन जो है ये दो एक तरह से टेंशन है जो भी बंधा हुआ है। ठीक है, तो दोनों टेंशन मेरा होगा, तो दोनों को मैं टी मान लेता हूँ। ये टेंशन है और ये मेरा टेंशन टी है, टेंशन टी है, टेंशन टी है। अच्छा, और यहाँ मेरा कितना आ रहा लोड, इसी के चलते तो आ रहा है 100 न्यूटन का लोड लग रहा था। ओके, एंड एंगल देखो यहाँ पे 30 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मतलब इसके साथ भी 30 यहाँ बना रहा है और इसके साथ भी यहाँ पे 30 बना रहा है। ठीक है, 30 बना रहा है, यहाँ पे 30 बना रहा है। क्या बता आप खुद बोलो, क्या मैं इसको लेमिस थ्योरम से बना फिर रेजुलेशन से बनाऊँ? लेमिस थ्योरम से बन जाएगा तो रेजुलेशन से आपको बनाता हूँ, उस तरीके से भी कैसे बनाते हैं, है ना। या फिर चलो लेमिस से ही बना देते हैं, आपका जो मन आप उससे बनाओ। लेमिस से देखो कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, आपको टी ही फाइंड करना है ना। क्या बोला गया, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे,
द फोर्स इन द ट्रस AC इज, अच्छा AC का मूल्य बात किया, A एंड C का, मतलब इस वाले में कितना लग रहा, एक ही आपको फाइंड आउट करना। तो चलो भाई ठीक है, लेमिस थ्योरम से बनाते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। लेमिस थ्योरम से बनाते हैं। तो भाई साहब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 100 डिवाइड बाई जस्ट अपोजिट एंगल, तो सारे एंगल देख लेते हैं, ये भी 90, ये भी 90, और पूरा का पूरा हो जाएगा 360। तो 360 में अगर सबको जोड़ देंगे 90 90 180 180 180 प्लस आपका 60, तो 180 प्लस 60, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 120, डायरेक्ट 120, 360 में घटाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा मेरा 120। तो 100 डिवाइड बाई अपोजिट एंगल, तो क्या आ जाएगा साइन 120 इज इक्वल टू, मुझे चाहिए क्या, ये मेरा ASRC था, तो ये वाला मुझे चाहिए, दिस वन। यहाँ पे मेरा कितना टेंशन लग रहा है, ये वाला चाहिए AC, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इसको चाहिए। तो अब इसको ले लेता हूँ, तो एक सेकंड, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू AC, या फिर T ही बोल लो ना, चलो ठीक है, AC जो फिर T है टेंशन, AC डिवाइड बाई उसके अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा, तो उसके अपोजिट एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो इसके बीच का एंगल 90 प्लस 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड सबको हटाता हूँ, साइन 90 प्लस 30, तो बस हो गया। और क्या करना है, यहाँ आपको साइन आपका 120 है ना, हाँ, साइन 120 का वैल्यू पुट कर देना है, 100 तो है ही मेरा वैल्यू, यहाँ पे साइन 90 प्लस 30 का वैल्यू पुट करना है, AC का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे AC, या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट T में लिख देता हूँ, ठीक है। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे 100 डिवाइड बाई साइन 120, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा साइन 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120। तो बस यहाँ से देख सकते हो ना, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, T इक्वल टू 100, तो 100 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है फोर्स, न्यूटन में दिया गया था क्या, हाँ न्यूटन में, तो 100 न्यूटन क्या यहाँ पे ऑप्शन है कोई, 100 न्यूटन D नंबर, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। बस तो इस तरीके से आपको करना है, एकदम सिंपल तरीके से। क्या किए, कुछ नहीं किए। एंगल कैसे लिए आपको पता है ना, एंगल आपको पता होना चाहिए बस सिर्फ। ये देखो, एक मेरा T था, ये मेरा अलग एक T था, मतलब दो टेंशन था और नीचे में एक लोड था। तो मैं सबसे पहले लिया इस वाले लोड को 100 न्यूटन का, तो 100 का ऑपोजिट एंगल आप देख सकते हो 120 दिया गया, तो मैंने 120 लिखा, और साइन ऑफ एंगल लेते हैं 120। अब बात करते हैं AC, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन पे आपको AC में कितना टेंशन लग रहा है, ये आपका A बोला गया था, ये B बोला गया था, यहाँ पे बीच में C बोला गया था, तो AC में कितना टेंशन लग रहा है, तो मैंने लिया AC और डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल। अब AC तो अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, यानी कि 90 प्लस 30, ठीक है। और जैसे मैंने और एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था कैसे कौन सा एंगल लेना है, तो जो भी हम लोग फोर्स को ले रहे हैं, जैसे AC फोर्स को ले रहे हैं, तो जस्ट दोनों सामने वाला जो एंगल होता है उसको नहीं लेना, तो इसके सामने वाला फोर्स कौन सा आ रहा है, B आ रहा, तो इसके सामने वाला एंगल 120 नहीं लेंगे। इसके जस्ट सामने वाला कौन सा फोर्स आ रहा है 100 न्यूटन, तो इसके बीच में कौन सा एंगल है 90 और 30, इसको भी नहीं लेंगे। बचा क्या मेरा, यही बचा 90 प्लस 30, तो वो मैंने लिया साइन ऑफ। बस यहाँ से मेरा ऐसे आ गया, टेंशन जो कहा गया था दैट इज योर 100 न्यूटन, क्योंकि दोनों का दोनों साइन 120 हुआ और वो दोनों कट गया, समझ आया। साइन 120 हुआ ना, 90 था और 30 था, तो 100 120, तो यहाँ भी 120, यहाँ से 120, तो कट गया, साइन आ का वैल्यू आ गया, ठीक है। एकदम बच्चा बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे देखो कितना बच्चा क्वेश्चन पूछा गया, ये इससे जच्चा बच्चा क्या ही हो सकता है, ये गुजरात PCS AE का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, लेवल AE असिस्टेंट इंजीनियर को पूछा गया था PSC में गुजरात के। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द पैरेलल फोर्सेस, एक मेरा है पैरेलल फोर्सेस है, पहली बात ये तो है पैरेलल है, मतलब या तो ऐसे रहेगा, लाइक है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये मुझे नहीं पता क्योंकि वही पूछा गया है, लेकिन पैरेलल है। चलिए एक क्या कहा गया है, एक आपका है 100 न्यूटन का, चलो अभी मैं एरो नहीं दिखाता हूँ, लेकिन ये तो लिख सकता हूँ, एक है मेरा 100 किलो न्यूटन का, ओके, और एक आ गया 75 किलो न्यूटन का, और एक मैंने इस तरह करा 75 किलो न्यूटन का ऑन ए बॉडी, एक बॉडी में लग रहा है, कोई एक बॉडी में मान लो इस तरह करके जो है एक बॉडी है, इसमें मेरा लग रहा है, ठीक है, ओके लग रहा है। कहा गया है एंड हैव रिजल्टेंट 25। अब बताओ इसमें रिजल्टेंट 25 कब होगा, अगर मेरा एक डायरेक्शन पे लगता है, इसी डायरेक्शन पे लगता है, तब तो ये दोनों सम ऑफ होके कितना हो जाता है, रिजल्टेंट इक्वल टू 100 और प्लस 75, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक डायरेक्शन पर दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है 175 हो जाता है, लेकिन बोला गया रिजल्टेंट 25, तो 25 रिजल्टेंट तभी होगा जब एक मेरा अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, मतलब एक मेरा अगर इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो एक मेरा इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे एक मेरा लग रहा सामने की ओर, एक सेकंड, एक मेरा अगर सामने की ओर लग रहा है तो एक मेरा दूर जा रहा है, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा रिजल्टेंट इक्वल टू बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा 25
क्या हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में है ना, यस किलो न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल गया 25 किलो न्यूटन। तो ये कब हुआ, जब मेरा एक लगा इस डायरेक्शन पे लगा, एक मेरा कैसे लगा, एक मेरा इस डायरेक्शन पे लगा और जस्ट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल तो है लेकिन मेरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपली हम लोग कहेंगे क्या, लाइक नहीं कहेंगे, बोलेंगे हम लोग अनलाइक लेकिन पैरेलल फोर्सेस। तो दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर कुछ पूछा जाएगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रस्ट एट पॉइंट ए इन द पोस्ट सोन इन फिगर। बोला गया एक फिगर है, ये मेरा कोई हिंज लटका हुआ एल शेप का है, यहाँ पे एक मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लास्ट पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का है ना, 1 न्यूटन का है, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 एंगल बना रहा है। तो आपको बोला गया कि बताओ इसमें थ्रस्ट क्या लगेगा। अब यहाँ पे सिर्फ देखो, आप लोग को शायद मैं नहीं बताऊँ कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट फोर्स बस आप अगर ये जान गए ना कि थ्रस्ट फोर्स बेसिकली क्या होता है, तो आप इसको 2 सेकंड में इसको बना सकते हो। ये भी अब देखो क्या होता है थ्रस्ट फोर्स, वो जान लो, चाहे तो इसको आप लोग नोट्स में लिख लेना। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स अलोंग एक्सिस, फोर्स अलोंग एक्सिस, इसको हम लोग बोलते क्या है, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, मतलब अगर मेरा फोर्स एक्सिस के अलोंग लगता है उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अब मेरा बात समझो, ये मेरा एक मान लो एक बार है, दिस वन इज योर बार है, लेट सपोज कि दिस वन इज योर बार, अ फोर्स इज एक्ट ऑन एंड अ फोर्स इज एक्ट ऑन, ये मान लो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ दिस बार, ये मेरा बार है एंड दिस इज द एक्सिस। नाउ लेट सपोज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस बार में एक फोर्स मेरा एक्ट कर रहा, बट एक्सिस में ना होके उसके अलोंग, भाई एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है ना, एक्सिस पे नहीं लग रहा लेकिन जस्ट साइड में उसके अलोंग लग रहा है, लेकिन ये भी मेरा पैरेलल है, ठीक है, यहाँ लग रहा है। तो एक्सिस के अलोंग हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं ना फोर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स, दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स। आर यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट। सो नाउ अब बात करो यहाँ पे कैसे सर हम लोग थ्रस्ट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से यहाँ मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे, और ये वाला जो होगा ना यही थ्रस्ट फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो किसके रिलेटेड ये थ्रस्ट फोर्स बोला गया है, तो देखो ना यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स एट पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे जो एल शेप का बार है ना यहाँ पे ए पे, यानी कि इसका एक्सिस, ए का एक्सिस क्या होगा, ये वाला एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा। तो इस एक्सिस के अलोंग एकदम सीधा में, यानी कि ये जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ना आपका रिजोल्यूशंस के थ्रू जो फाइंड आउट करेंगे, ये एक आपका ये एक, तो ये वाला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल किसके साथ, उसके साथ है, तो क्या आ जाएगा, एक 60 है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे cos 60 और ये आ जाएगा क्या 1 sin 60। तो बस यही 1 sin 60 योर आंसर, डायरेक्ट निकल गया। 1 sin 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो sin 60 यू नो दैट √3/2 होता है, तो √3/2 को कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट 0.866। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, समझ आया कि नहीं। देखो बच्चा जैसा क्वेश्चन था, ये था सर नीचे लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि एक्सिस के अलोंग, देखो एक्सिस के पैरेलल, अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी फोर्स हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, लेकिन उस एक्सिस के अलोंग। अगर यहाँ पे बोल देता पॉइंट ए ना करके यहाँ बोल देता पॉइंट सी, तो बताइए कौन सा लेते। देखो एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ देखो, अब ये एक्सिस हो जाता ये वाला पॉइंट सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड ना, पॉइंट सी कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो इसके लिए एक्सिस ये वाला आ जाता। अब इसके लिए मुझे चाहिए 1 cos 60 तब आ जाता, क्योंकि इसके अलोंग यहाँ पे लगता है, यहाँ लगता है, ऐसे लगता है। तो बस एक्सिस के अलोंग जो भी फोर्स होता है उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सो आई होप सो। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहता आप लोग को क्वेश्चन खराब हो। क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छी तरह से रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बस थ्रस्ट फोर्स वाला आप लोग लिख लीजिएगा ना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, कहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज ही चल जाता हूँ, डोंट वरी। तो कुछ था ऐसे कुछ करके था मेरा, ठीक है, ऐसे कुछ करके था, यहाँ मेरा फिक्स था। ए पॉइंट इसके अबाउट बोला गया था, तो इसके लिए एक्सिस कौन सा हो जाएगा मेरा, दिस वन इज योर एक्सिस, इसी के एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना था। एंड फोर्स कहाँ पे लग रहा था, कहीं मेरा यहाँ पे लग रहा था, कितना का लग रहा था, 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो ये मेरा लगा 1 किलो न्यूटन का लग रहा था। और ये मेरा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना का बना रहा था, 60 का बना रहा था, ठीक है। ओके, ये पॉइंट मेरा सी था, ये पॉइंट मेरा बी था। अब हम लोग इसको रिजोल्व करेंगे 2 डायरेक्शन पे, इधर डायरेक्शन करेंगे, तो जिसके साथ सटा हुआ रहता उसको cos लेते हैं, मतलब 1 cos 60, और इधर जो आ जाता दिस इज योर 1 sin 60, क्या आ जाता 1 sin 60। तो एक्सिस के अलोंग, तो ये मेरा एक्सिस था, इसके अलोंग कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा।
तो ये कौन सा है 1 sin 60, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 sin 60। तो 1 sin 60, तो यू नो दैट 1 sin 60 इक्वल टू क्या था √3/2, तो √3/2 कितना हो जाएगा 0.866 किलो न्यूटन में आंसर दिया गया था। दिस विल बी योर आंसर। तो ये क्या निकल गया मेरा थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आंसर क्या है कि नहीं ऑप्शन में देख लेते हैं, 0.86 बिल्कुल ये नंबर है। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक रोलर दिया गया है जिसका वेट आपका W दिया गया है, वेट उसका W है, इज रोल्ड ओवर अ वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक, देखो ये मैं आपका वुडन ब्लॉक दिया गया जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, वुडन ब्लॉक पे रोल कर रहा हूँ, मतलब समझ लो कि कुछ कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, समझो जैसे कि ये है मेरा ऐसे कुछ करके है, और ये मेरा आपका क्या है एक रोलर है, ये रोलर समझ लो, और ये मेरा वुडन ब्लॉक है, ये मेरा वुडन ब्लॉक है, और इस पे ऐसे करके रोल कर रहा है, तो इसको घसकाते जा रहा है, घसका रहा, ठीक है, रोल कर रहा है। तो आपसे ये कहा गया इस क्वेश्चन पे, क्या कहा गया है, एज शोन इन फिगर द फोर्स F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज टू सेट मोशन। तो कितना F फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके जो है उसको मूव कर पाएगा। चल रहा नहीं चल रहा, अभी रुका हुआ है, बेसिकली रुका हुआ, रोल करेगा तो कितना फोर्स लगाएंगे तब जाके वो रोल करेगा, क्योंकि इधर मान लो एक फोर्स इस तरह करके मान लो खींच रहा है, तो ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो मूवमेंट कर पाए। कहीं ना कहीं जो वुडन ब्लॉक है उसको रोक रहा है घुमाने में, तो वही फोर्स आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ भी कुछ नहीं दिया गया है, F आपको पता है और W वेट दे दिया गया, तो W F से निकालेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कुछ बच्चा, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, पहली बात तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। चलिए इस फिगर को मैं पूरा ले जाता हूँ, एक बार समझ लेना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कॉपी हम लोग करते हैं, यहाँ पे यहाँ चल जाते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। देखो सबसे पहले इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, बोलिए हम लोग फोर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, पूरा बॉडी को हटा के। तो देखो यहाँ से एक मेरा मान लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग ले लिए, इस पॉइंट से एक मेरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, दैट इज योर F, एक लग रहा। अच्छा एक चीज़ याद करो, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो मेरा ये वुडन ब्लॉक है, दिस इज योर वुडन ब्लॉक, जो कि W में वुडन ब्लॉक है ना, ये क्या है मेरा वुडन ब्लॉक है, तो इसका रिएक्शन भी तो होगा अपोजिट डायरेक्शन पे। कोई भी जो बॉडी रहता है, हम लोग देखते हैं ना कि एक मेरा वेट नीचे लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मुझे रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर इस नीचे मेरा वेट लग रहा है mg, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन रहता है, तो इसका मेरा रिएक्शन लगा, और रिएक्शन कैसे होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है। यानी कि ये मेरा कैसे लगेगा, बॉडी सपोर्ट ऑलवेज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन पे। एक सेकंड में कलर ले लेता हूँ ब्लू, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे एक मुझे यहाँ पे, एक सेकंड, एक मुझे क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, ऑलवेज याद रखना, लगता ही लगता है, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो एक मेरा W उधर लगा, एक मेरा नीचे डायरेक्शन में मेरा वेट लगेगा, नीचे डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा वेट लगेगा, बॉडी का वेट हमेशा नीचे रहेगा, जैसे इस डायरेक्शन का ये जो मेरा W था उसका तो वेट हमेशा नीचे लगेगा ना, और ये वुडन ब्लॉक के चलते एक रिएक्शन मेरा लगा, ठीक है, तो एक मेरा W वेट लगा, एंड यहाँ से मेरा गया एक तरह से करके मेरा R गया, तो R गया, W गया, F गया। अच्छा एंगल का अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरा 30 बना रहा है, और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये पूरा 180 हो जाएगा, तो 180 में 30 घटाएंगे तो 150, यानी कि ये मेरा निकल गया 150, है ना, एंड ये पूरा का पूरा मेरा 90 था, 90 में 30 हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा 60, तो आपका ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 60 और प्लस 90, तो ये हो गया मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है, ओके 90 हो गया। एंड बाकी बचा ये, तो 360 में अगर घटा देंगे हम लोग तो 90 और 150 माइनस 360 में घटाएंगे तो 90 पर लग गया 150 यानी 120, तो ये आपका 120। तो R मुझे पता चल गया, यहाँ पे मुझे W पता चल गया, F पता चल गया, और W बेसिकली लोड दिया गया। क्वेश्चन में ये कहा गया था, जरा मान लो W इक्वल टू कुछ भी समझ लो, यहाँ पे देखो W वेट दे दिया गया, गिवन है, W मतलब मान लो ये 100 न्यूटन है, 50 न्यूटन, कोई वैल्यू है, क्योंकि आपको W के फॉर्म में ही आंसर लाना है, ठीक है, तो समझो कि ये बेसिकली आपका अननोन नहीं है, गिवन है, W मेरा गिवन है। तो देखो यहाँ पे लेमिस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा बोला क्या गया था क्वेश्चन पे, देखते हैं किस में बोला गया था, F फोर्स, हाँ F फोर्स कहा गया था, F निकालना है। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो लिखूँगा यहाँ पे कि भाई लेमिस थ्योरम लगा लेते हैं, रेड से मैं कर देता हूँ, R डिवाइड बाई साइन ऑफ
क्या कौन सा एंगल लेंगे हम लोग सर जी यहाँ पे, आर डिवाइड बाई, तो साइन ऑफ आ जाएगा ये वाला 90, इन दोनों फोर्स के बीच में, ये मेरा अपोजिट है साइन 90, क्या हो जाएगा साइन 90। अभी तो मैं बहुत बार बचा चुका हूँ, तो आप लोग फटाफट मैं लिखूंगा। तो आर इक्वल टू साइन 90, एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा साइन 120 इज इक्वल टू एफ आगे डब्लू के अपोजिट क्या आ जाएगा 150। हमको निकालना क्या है, एफ निकालना, और डब्लू मेरा दिया गया, तो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे चाहिए क्या, एफ, तो डायरेक्ट यहाँ पे एफ इक्वल टू कर देंगे क्या, यहाँ पे डब्लू डिवाइड बाई साइन 150 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 120। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और एक इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इधर करके यहाँ बताता हूँ। देखो इसको और क्या है, तो हम लोग कर सकते हैं एफ इक्वल टू डब्लू। देखो अब अगर 120 समझ नहीं आएगा तो ये तो कर सकते हैं ना, देखो क्या मैं कर रहा हूँ, साइन 180 माइनस 60 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। अच्छा, यहाँ पे देखो साइन 150 है, तो 150 को अगर 180 में घटा देता हूँ 30, तो 150 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, ये तो कर ही सकते हैं। एंड मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पहले भी बता चुका हूँ, जो आपका कोऑर्डिनेट्स था, याद करो, उसमें क्या हो जाता है, 180 में वैल्यू चेंज होगा क्या, 90 में चेंज होता है, 270 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता। यानी कि ऊपर में हो जाएगा साइन 60 और नीचे में जो है क्या साइन 30। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये 180 माइनस 60 में आ रहा है, 60 में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका नहीं होता, क्योंकि याद करो इस तरह करके था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो ये आपका होता है क्या, 0 से स्टार्ट करो तो 90 जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है क्या, दिस इज योर 180, तो 180 माइनस है यानी इस घर में, तो ये किसका घर है, एस का घर है, एस साइन, तो ये साइन से आ रहा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा दोनों में। ठीक है, समझ आया कि नहीं, चलिए तो ये हो गया मेरा। अब कुछ नहीं है, अब क्या है, साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो, तो डब्ल्यू इंटू कितना होता है बताइए, √3/2 होता है, √3, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू इंटू हो गया √3/2 और साइन 30 का 1/2 होता है ना, हाँ, तो यहाँ से देखो 2 कट जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या, W√3 आंसर। ठीक है, तो W√3 है क्या, W√3 तो इस तरीके से आप लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हो आंसर, इस तरीके से, कुछ नहीं यहाँ पे करा गया है, बस खाली एक ही चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, और एक समझो यहाँ पे, चलो और एक मैं चीज़ बताता हूँ। चलिए सर, मुझे ये समझ आ गया कि वेट हमेशा नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा, डब्ल्यू आप लोग को, एफ भी समझ आ गया, आर से कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा चलो, ये रिएक्शन नहीं लो, ये तो यहाँ पे एक लग रहा है ना, यहाँ पे इस बॉडी में एक्ट कर रहा है ना, कहीं ना कहीं इस एंगल पे लगेगा, तो आप याद करो फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम लोग उसी एक्सिस लाइन में कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, तो इधर वाले को मैं उधर शिफ्ट कर दिया रिएक्शन समझ के। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आप इधर भी लोगे ना फिर भी आंसर आ जाएगा, मैं आपको पहले बताता हूं, आर उधर ना लेके इधर लो फिर भी आंसर मिल जाएगा, इधर भी आंसर मिल जाएगा। आप, मैंने क्या कहा कि अगर मैं, एक सेकंड, अगर मैं यहां पे करता, एक सेकंड, अगर मैं यहां पे इस तरह से लेता कि एक मेरा, एक सेकंड, एक मेरा एफ फोर्स यहां लग रहा है, एफ, एक मेरा लग रहा है नीचे वेट लग रहा है W, एक मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन पे वुड में जो रिएक्शन लग रहा है, इसको मैं इस तरह आर ले लेता था। ठीक है, फिर भी आ जाता आपका आंसर। क्यों आ जाता आंसर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 30 दिया गया था, एक सेकंड, एंगल कौन सा दिया गया था यहाँ पे, हाँ 30 दिया गया था, तो ये मेरा 30 दिया गया था, ये मेरा तो पूरा 90 हो जाएगा, ये तो ये 60 हो जाएगा, तो दिस इज 60, और ये पूरा का पूरा आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या कर दोगे, 360 माइनस 90 कर देना, माइनस 90 कर देना, तो फिर भी यहाँ पे आप सेम इसी तरह लगा सकते हो, किसका, लेम स्थिर में लगा सकते हो, क्योंकि वेट तो आपको दिया गया, तो W अपन एंगल आप ले लेना, दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका W डिवाइड बाई साइन 30 हो जाता। चलो मैं इसको भी कर देता हूँ, अगर इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे, W डिवाइड बाई इसके अपोजिट ये फोर्स है, और अपोजिट यानी कि हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू एफ निकालना था, तो एफ के अपोजिट कौन सा फोर्स है, ये 30 नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, मतलब साइन 60। तो देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे f निकालना चाह रहा था, f तो क्या आ जाता है यहाँ पे W इंटू साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30। देखो ध्यान दो, तो क्या ये वाला मैच नहीं कर या दोनों, देखो यहाँ पे भी ये आया था ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने उधर ले लिया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी याद करो, एक एक्सिस में फोर्स को कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने f लगाया तो इसी एक्सिस में मैंने यहाँ पे भी f को दिखा सकता हूँ। वही जस्ट मैंने करा कि अगर यहाँ पे मैं r दिखा सकता हूँ तो उसी एक्सिस में मैं उधर भी दिखा सकता हूँ।
तो आप इधर लो उधर लो, मैंने कहा था ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप 1000 तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, बस आपको आना चाहिए तरीका। और यहाँ पे हम लोग रेजुलेशन से भी शायद फाइंड आउट कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे रेजुलेशन लेता आर कॉस थीटा, हाँ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो रेजुलेशन से भी कर सकते थे, अगर मैं ट्राई करूँगा तो उससे भी बन जाएगा। तो आप कितनों तरीके से कर सकते हो। आई होप सो ये चीज़ समझ आएगा, मैं सब कुछ इसी तरह रख देता हूँ ताकि आप लोग इसको सीखो। चलिए ये हो गया मेरा। अब चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन का। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को सोच रहा था कि दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप भी बनाओ, आप लोग कमेंट करना। कहा गया इन ए गिवन फिगर, एक मेरा गिवन कोई दिया गया जिसमें मेरा बीटा इक्वल टू अल्फा है। बीटा इक्वल टू अल्फा मतलब दो जो F1 और F के बीच में और F2 और F के बीच में जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। अच्छा, तो कहा गया देन दी कंपोनेंट F1 F2 ऑफ फोर्स F ऑन आइदर साइड आर गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। तो आपको निकालना है कि F1 इक्वल टू F2 क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लेमिस थ्योरम लगाना है, और लेमिस थ्योरम लगाने के बाद क्या आपको करना है कि चूंकि देखो, चलो मैं बना ही देता हूँ यार। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड इसको, मुझे फिगर को कॉपी करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसको क्या करना था, ये सभी कभी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके भरोसे में छोड़ दूँ और आप, अगर बहुत सारे बच्चे कर लेंगे ऐसा बात नहीं है, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया तो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। देखो पहले तो लेमिस थ्योरम हम लोग पुट कर सकते हैं। सिर्फ ये कहा गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा है, एंगल मेरा सेम है, ठीक है। चलो अब देखो इसके चलते क्या होगा, तो सबसे पहले लेते हैं F1 फोर्स। तो F1 के दोनों फोर्स ले लो सामने सामने, इधर वाला आ रहा है ये वाला और इसके सामने आ रहा है ये वाला, यानी कि कौन सा नहीं आ रहा है एंगल, अल्फा नहीं आ रहा, तो साइन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग वैल्यू सीखे थे ना ट्रिक से, ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा। चलिए तो F1 डिवाइड हो जाएगा। अब F डिवाइड बाई, तो F अपॉन क्या ले लेंगे हम लोग, तो भाई F। अब पहले तो ई वाला एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 360 में घटा देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे ये आ गया। अच्छा F डिवाइड बाई, तो F के सामने ये, यानी इस एंगल को नहीं लेंगे, इसके सामने ये फोर्स, इस एंगल को नहीं लेंगे, मतलब लेना पड़ेगा ये बड़ा वाला। कौन सा लेना पड़ेगा हमको, लेना पड़ेगा साइन 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इज इक्वल टू आ जाता है मेरा F2, तो F2 के सामने ये फोर्स आ रहा है तो इस एंगल को नहीं लेंगे और इसके वाला ये नहीं लेंगे, मतलब बीटा आ जाएगा यहाँ पे। वैसे वो बच भी रहा था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन बीटा। चलिए भाई इतना सर आ गया। अब क्या करेंगे सर जी, ये कहा गया है कि अल्फा इक्वल टू बीटा है, क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो एक चीज़ मुझे बताओ डियर, अल्फा इक्वल टू अगर बीटा है, यहाँ क्या कहा गया था, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू बीटा। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा है तो आप ध्यान दो F1 पे और F2 पे। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा के जगह मैं अल्फा भी तो बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो यानी इन दोनों मेरा सेम है, ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरा सेम है, क्योंकि ये बेसिकली बीटा के जगह में अल्फा है, तो यहाँ पे मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ। समझ आई मेरी बात, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू F2 कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये भी तो अल्फा हो जाएगा ना, तो अल्फा और अल्फा तो कट जाएगा ना। मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि वैल्यू अलग बात है, लेकिन ये इक्वल टू बोल रहा था, तो मेरा यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 हो सकता है, क्योंकि मुझे ये इसका भी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा और बीटा का भी वैल्यू यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कंक्लूजन कर सकता हूँ क्या, कि भाई F1 इक्वल टू, कहाँ से मैं लिखूँ, यहीं से लिखता हूँ, F1 इक्वल टू F2, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा हूँ, यहीं में मैं कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि F1 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा। इसको भी जगह, इसके जगह में भी मैंने अल्फ़ा रख दिया, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा सेम था, तो मैंने अल्फ़ा यहाँ भी कर दिया और अल्फ़ा यहाँ भी मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू ये वाला लिख लो, F डिवाइड बाई साइन 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा।
तो यहाँ पे बोला क्या गया था आपको निकालने कि भाई F1 और F2 कंपोनेंट का वैल्यू निकालो, F1 और F2 वैल्यू का कंपोनेंट निकालने बोला गया था। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि F1 इक्वल टू तो F2 हो जाएगा कि दोनों बराबर है, इज इक्वल टू ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या चल जाएगा ऊपर हो जाएगा इंटू, यानी आ जाएगा क्या यहाँ पे F साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय आ जाएगा साइन 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो आंसर है कि नहीं ये चीज़। F1 इक्वल टू F2 F साइन अल्फ़ा साइन 360। एक सेकंड, हाँ इसको मैं चेंज तो नहीं करा ना, इसको चेंज कर दो भाई, इसको आप लोग चेंज कर दो। किसको चेंज कर दे सर? इस वाले को। ये जो आपका दिया गया था साइन 360 माइनस थीटा, तो इसको कंप्लीट को अगर मैं थीटा मान लूँ तो 360 माइनस थीटा, क्या 360 में चेंज होता? पहले समझो सर 90 में और 270 में चेंज होता, आपने कहा था, इसमें चेंज नहीं होता। इट मीन्स यहाँ का वैल्यू फिर से वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सकते हैं F साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा आ जाए, मतलब थीटा आ जाएगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कहाँ पे आएगा सर कोऑर्डिनेट? तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 और ये मेरा 270 और घूम के आ जाएगा यहाँ से 360। तो 360 माइनस थीटा मतलब इस घर में आ रहा, तो किसका घर है? कॉस का घर है, तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे भी माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस लगा, तो माइनस और माइनस वैसे भी कट गया। अच्छा ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे कटेगा नहीं, बोलनी नीचे आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे बोली क्या आएगा? नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? नीचे आ जाएगा। चलिए, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर? आंसर विल बी और दिस मच F साइन अल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बोल सकते हो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे F साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ पे माइनस नहीं कहा गया है, तो उसको अगर कंसीडर नहीं भी करता तो आप करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता। अगर कंसीडर करता तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस हुआ, जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया इसका। चलिए लास्ट हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कहा गया इन केस ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। कहा गया है कि बताओ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये जान लो ना, अगर कंकरेंट कर रहा है तो तब तक मोमेंट तो होगा ही नहीं। बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? सर कंकरेंट क्या है? एक पॉइंट से निकलने वाला है, इस पॉइंट से निकल रहा है, ये फोर्स F1 निकला, ये फोर्स मेरा F2 निकला, ये फोर्स मेरा F3 निकला। मोमेंट कब आता है? मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह करके एक फोर्स मेरे यहाँ लग रहा है, ठीक है, और इसके चलते मेरा मोमेंट जो है बेंडिंग हो रहा है। ये फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है तो इसको बेंडिंग कर रहा है। तो ये जब क्या है? जब मेरा नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ 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 फोर्स लग रहा है, तभी जाकर घुमाएगा। एक पॉइंट्स पे अगर लग रहा है तो मेरा मोमेंट तो आएगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पे मोमेंट वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जब भी मेरा कंकरेंट फोर्स होता है तो एक ही चीज़ आपको लेना है, क्या? दिस इज योर सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल सम ऑफ दी वर्टिकल। अरे भाई मैं रेजोल्यूशन फोर्स का बात कर रहा हूँ। ये जो F1 फोर्स है ये मैं इधर फाइंड आउट करूँगा F1 और इधर फाइंड आउट करेगा F1। F2 फोर्स तो यहाँ पे F3 को मैं इधर फाइंड आउट करेगा F3, मान लो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ F2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ हम लोग को 2 ही चीज़ चाहिए। समझ आया? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिर्फ चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? कहीं आप लोगों को समझ तो नहीं है ना? चलिए देखो, कनकरेंट कोप्लेनर कहा गया। कोप्लेन मतलब एक प्लेन पे, कनकरेंट मतलब एक पॉइंट से। तो समझो मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट मेरा निकला, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन भी बना चुके थे। ये मान लेते हैं ये 30 एंगल के साथ यहाँ बना रहा है एक, और मेरा एक दूसरा फोर्स ले लेते हैं, इस तरह करके जा रहा है F2 फोर्स, जो इसके साथ बना रहा है 60 एंगल। अब देखो इस तरह आया, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सर जी सबसे पहले आपने जो कहा था हम लोग इसको सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फाइंड आउट करेंगे। तो F1 अगर दिया गया तो इसके साथ क्या करेगा? ये F1 आ जाएगा cos 30 और ऊपर जाएगा मान लो F1, मान लो नहीं होगा ही, sin 30। F2 का बात करेंगे, ये भी इधर जाएगा, इसके साथ 60 है तो cos में आ जाएगा, यानी कि F2 cos 60, और इधर जो जाएगा क्या आ जाएगा? F2 sin 60। अब सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? F1 cos 60 और F2 sin 60। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? या सिंपल लिखूंगा कि F2 sin
60 और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू क्या, F1 cos 30। तो एक मेरा पहला इक्वेशन आया। और सम ऑफ द वर्टिकल इक्वल टू 0 कर देंगे, मान लो येलो से, तो वर्टिकल में कौन कौन सा आ जाएगा, वर्टिकल में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से मैं करूँगा क्या कि F1 फिर अपोजिट डायरेक्शन पे है, sin 30 इज इक्वल टू आ जाएगा F2 cos 60। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो निकाले, मोमेंट का कहीं जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि कंकरेंट है, कंकरेंट नहीं रहता तो मोमेंट का जरूरत पड़ता। मान लो इस तरह करके एक बॉडी मेरा प्लेन लगता, यहाँ पे एक मेरा कंकरेंट ना होके मेरा इधर एक लगता, इधर मेरा लगता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अबाउट ये मेरा कपल क्रिएट करता है। ये कोई भी अगर रहता है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो घुमाता है, या फिर बीम से समझ लो, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, कंकरेंट तो नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं लग रहा, तो ये इसको घुमाएगा। ये अगर मान लो इधर जाता तो ये दोनों को घुमाएगा, तब मोमेंट आता, ठीक है। तो जब भी याद रखना एक चीज़ को, मैं ये चीज़ बोल दो, रट लीजिएगा, जब भी कंकरेंट बोले तो मोमेंट तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर कंकरेंट आए, कंकरेंट, तो वहाँ पे मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा गया है अ रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। देखो यहाँ पे नॉन कोप्लेनर कहा गया, मतलब अलग अलग प्लेन पे पड़ रहा है, इस तरीके से है, इस तरह कोई बॉडी है एंड मेरा क्या है, एक सेकंड, नॉन कोप्लेनर, तो देखो मेरी बात समझो, ये मेरा 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, ये मेरा एक्स ले लो, वाई ले लो, है ना, जेड ले लो, 3 एक्सिस है, और मेरा फोर्स जो लग रहा है वो कैसा, मेरा नॉन कोप्लेनर लेकिन कंकरेंट है। तो कंकरेंट मीन्स क्या, एक पॉइंट पे आ रहा है लेकिन नॉन कोप्लेनर है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक सेकंड, मान लो इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है और इस तरीके से लग रहा है, और सभी आके एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे मिल रहा है, सभी एक पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। फिर भी तो एक कंकरेंट ही हुआ ना। तो अगर एक बॉडी में, मेरा बात समझो, इस बॉडी के एक सेंटर में सब आके लग रहा, तो क्या उसको रोटेट कराएगा, नहीं कराएगा। मेरा बात क्या है, ये बॉडी मेरा समझो, मेरी तरफ देखिए, अब सब जो है, मान लो एक फोर्स इस तरह लग रहा है, मेरा हाथ जैसे हैंड से ही, अब समझो ये अंगुली मेरा है, एक ऐसे लगा और एक मेरा ऐसे लगा। अब देखो ये घूम नहीं रहा ना, क्यों घूम नहीं रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग जो लगा रहे हैं ना फोर्स, वो कैसा फोर्स है, ये फोर्स मेरा कंकरेंट है, लेकिन अलग अलग कोप्लेन से, मान लो प्लेन से लगाएंगे, लेकिन है तो कंकरेंट ना, इसीलिए घूम नहीं रहा है। देखो थोड़ा सा भी अंगुली को मैं इधर उधर करूँ ना, देखो एकदम सेम, अगर मैं यहाँ इसका सेंटर जो देख रहे, मान लो इसका सेंटर में लगाएं और इसके सेंटर में लगाए, तभी जाके रुका हुआ है। देखो थोड़ा सा मैं सेंटर से हटा रहा हूँ, थोड़ा मैं यहाँ लगाया और थोड़ा मैं यहाँ लगाया, देखो इस तरह करके रखा, ये रखेगा, रहेगा ही नहीं, इस तरह घूम जाएगा ही, क्योंकि यहाँ लगाएं तो ये ऐसे मूव करेगा, और ये यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, देखो इसके यहाँ लगा रहे हैं और इसके अपार्ट यहाँ लगा रहे हैं, तो ये अपने ऐसे करके घूमने लगेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, कंकरेंट वो रहा ना, कंकरेंट मतलब एक सेंटर पे पॉइंट पे आ रहा है, इस तरह, इस तरह, तो उस बॉडी को मूव ही नहीं करेगा, मोमेंट तो फिर भी नहीं आने वाला। कब मोमेंट आएगा, जब इस बॉडी पे मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगता, कंकरेंट नहीं होता, एक बॉडी पे मान लो यहाँ पे एक लगता और एक मेरे यहाँ पे लगता। अब देखो ये लग रहा है ऐसे करके, तो घुमाएगा, वो क्या करेगा, उसको रोटेट कराएगा, ठीक है। इस तरह एक यहाँ लगता, एक नीचे लगता, तो ऐसे करके घुमाएगा, ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात, जहाँ पे कंकरेंट आया, जस्ट मैंने कहा था ना कि जहाँ पे मेरा कंकरेंट होगा वहाँ पे मोमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे, लेकिन चूंकि इस पे क्या कहा गया है, रिजिड बॉडी सब्जेक्ट टू नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, दी बॉडी, देखो यहाँ पे कहा गया द बॉडी इज रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन, क्योंकि नॉन कोप्लेनर है, मतलब तीनों में आ रहा है, इसमें भी लग रहा है, इस एक्सिस में भी, मतलब इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी, तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई और सम ऑफ जेड तीनों निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। सिर्फ सम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, तीनों एक्सिस पे लग रहा है, क्योंकि आपका नॉन कोप्लेनर है ना, यहाँ पे क्या बोला गया था, नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन पे नहीं है, तीनों प्लेन पे, तो तीनों में निकालना पड़ेगा, लेकिन मोमेंट निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ये मेरा कंकरेंट है, जहाँ कंकरेंट है वहाँ पे आपका मोमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समझ आया, चलिए, तो हम लोग का यहाँ पे जो फोर्स सिस्टम है ये हम लोग का खत्म हो गया, राइट। हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज योर फ्रिक्शन। आई होप सो आप लोग को मजा लगा होगा, जितना मैं बताया, और बहुत सारा क्वेश्चन में बताया जो ए लेवल का क्वेश्चन था, ताकि आप लोग जे लेवल का एग्जाम को फोड़ पाओ, दैट इज मैं अच्छा क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। जब मैं आप लोग को सीरीज स्टार्ट करूँगा, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन जितना भी आपका एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, और स्टेट लेवल जेई का सिर्फ क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि यही का तो अभी करा दिया, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छी तरीके से पढ़े हो, हर एक क्वेश्चन को आप लोग आराम से लगाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन के साथ,
उस तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सेशन को एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइज, बाय बाय।